हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 6 वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। ठीक है, तो इनके बारे में हम देख रहे थे। तो उसका पार्ट 2 है, ये पार्ट फर्स्ट आप देख लीजिएगा, फिर आपको यहाँ से देखना है जब हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू हो जाएगा। हमने इस चैप्टर में एक ओवरव्यू ले लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक हमने पढ़ा था, कितना पढ़ा था। टेक्सटाइल देखा था, टेक्सटाइल में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो देखी थी, भारत में किस तरीके से डेवलप हुई थी। और जो क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जैसे वो बर्बाद हो गई थी, है ना। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना सामान यहाँ भारत में ला करके बेचना शुरू कर दिया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था ब्रिटेन में, है ना। तो वो लोग जो थे अपना फैक्ट्री से बनाते थे गुड्स और यहाँ ला करके बेच दिया करते थे। इंडिया की टेक्सटाइल का शुरू में बहुत ज़्यादा डिमांड था वर्ल्ड मार्केट में। वो सब देखा था, हमारे यहाँ का जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूस किया जाता था, बनाया जाता था टेक्सटाइल, जो कॉटन टेक्सटाइल कपड़ा है जो, ठीक है, फाइन क्वालिटी का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। ये इंपॉर्टेंट है कि पटोला जो है सूरत में बनाया जाता था, अहमदाबाद में, पटन में, है ना। मुस्लिम वर्ड जो ये कैसे डिराइव हुआ था, वो कैलिको वर्ड, ये भी देखा था। फिर उसके बाद में ये कितनी डिमांड थी ये दिखाया गया था यहाँ पर। ये देखा था जामदनी कहाँ पर बनाया जाता था, डेक्का में बनाया जाता था, बंगाल में, और जो लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ यूनाइटेड प्रोविंस है, पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे। बंदाना के बारे में देखा था हमने, और ये चिंस के बारे में देखा था। चिंस जो है आंध्र प्रदेश में बनाया जाता था, मसूलीपट्टनम में। बंदाना जो है राजस्थान गुजरात में बनाया जाता था। ये जो टेक्सटाइल्स हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद में इंडियन टेक्सटाइल और यूरोपियन मार्केट देखा था। तो यूरोपियन मार्केट में जो इंडियन टेक्सटाइल बेचा जाता था जो कंट्रीज़ में वहाँ पर, तो इंग्लैंड में क्या किया गया था, जो कैलिको एक्ट लेकर के आए थे ताकि रोक दिया जाए, रोक लगा दी जाए, बैन कर दिया जाए जो इंडिया का टेक्सटाइल है वहाँ पर। क्योंकि ना वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर थे जो वहाँ पर बनाते थे कपड़े, तो इनका इंडिया से उनको कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा था। इसलिए जॉन की ने स्पिनिंग जेनी डेवलप की थी, जिससे ना उनके यहाँ जो मशीनों से और ज़्यादा अच्छे से जो टेक्सटाइल बनाया जाने लगा था। ठीक है, फिर यहाँ पर सेंटर देखे थे कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता था। वीवर्स के बारे में देखा था हमने, कैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो, जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जो उनको ऑर्डर वगैरह देना बंद कर दिया और अपना सामान ही यहाँ पर बेचने लगे थे। डेवलपमेंट हुआ था कॉटन इंडस्ट्री ब्रिटेन में, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि खादी जो है हमारे नेशनलिज्म का सिंबल बन गया था। अब ना हमें यहाँ से पढ़ना था, जो कॉटन मिल्स कम अप इन इंडिया, तो कॉटन की मिल्स आई थी इंडिया में, लगाई गई थी, मतलब कि तो किस तरीके से लगाई गई। फर्स्ट जो कॉटन मिल थी इंडिया में इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है, स्पिनिंग मिल जो ये थी, तो बॉम्बे में 1854 में। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी से फिर बॉम्बे हैड ग्रोन एज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया। अभी देखो वेस्टर्न इंडिया है ना, वहाँ पर जो कॉटन जो ग्रो किया जाता था, ब्लैक सॉइल होती है, एरिगर सॉइल वहाँ पर, तो ये जो है यहाँ से सप्लाई भी किया जाता था वेस्ट से, बॉम्बे से, टू जो इंग्लैंड वगैरह चाइना में भी भेजा जाता था। इट वॉज ऑल्सो इट ना, ये बहुत ज़्यादा क्लोज थी टू द वास्ट ब्लैक सॉइल ट्रैक टू द वेस्टर्न इंडिया वेयर कॉटन वॉज ग्रोन। तो ये जो है ना, यहाँ गुजरात हो गया, तो ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर ब्लैक सॉइल है, तो यहाँ पर कॉटन जो है बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता था, है ना। तो वहीं से फिर बेच दिया करते थे। तो मतलब रॉ मटेरियल उठा करके बेच रहे हैं। पहले हमारे यहाँ उस कॉटन से कपड़े बनाए जाते थे, अब क्या कर रहे हैं, उसी कॉटन को उठा करके वो जो ब्रिटेन वाले ले जा रहे हैं ना। व्हेन द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स केम अप, दे कुड गेट सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल विद ईज। तो ना जब भी कॉटन टेक्सटाइल मिल जो हमारे यहाँ लग गई थी 1854 में, तो उनको जो रॉ मटेरियल की सप्लाई अच्छे से मिल गई थी, है ना। तो यहाँ पर देखो ये वर्कर्स है ना, कॉटन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं सिरसा में। तो ये जो है मैक्सिमम जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट में जो थी विमेंस थी, एंड जो वर्कर्स वीविंग डिपार्टमेंट में थे वो थे मैन। ठीक है, फिर बाई 1900 ओवर 84 मिल्स स्टार्ट हो गई थी बॉम्बे में, 84 मिल्स लग गई थी बॉम्बे में। ठीक है, तो वहाँ पर ये कॉटन टेक्सटाइल बनाया जाने लगा था। मैनी ऑफ दीज इस्टेब्लिश की गई थी पारसी एंड गुजराती बिजनेसमैन जो थे, मेड देयर मनी थ्रू द ट्रेड विद चाइना। तो कुछ पारसी और जो ना गुजराती बिजनेसमैन थे, उन्होंने ट्रेड किया था चाइना के साथ में, है ना। तो उनका थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ था, तो उनके पास में पैसे आए थे, तो उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ ही हम अपना इंडस्ट्री लगा लेते हैं, मिल्स लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने फिर मिल्स स्टार्ट की थी जो भारत में। मिल्स केम अप इन अदर सिटीज़ टू, तो और भी अदर सिटी जो थी वहाँ पर भी आने लगी। फर्स्ट मिल अगर अहमदाबाद में देखिए स्टार्ट की गई थी 1861 में। लेटर ईयर मिल इस्टेब्लिश की गई फिर कानपुर में भी, जो कि यूनाइटेड प्रोविंस में है, उत्तर प्रदेश, है ना। जो ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल, तो कॉटन मिल का भी ग्रोथ शुरू हो गया था। लेट टू द डिमांड फॉर लेबर, तो जैसे ही ग्रोथ हुआ कॉटन मिल का, तब लेबर की डिमांड है, अब जो काम करने के लिए लोग चाहिए उस पर, उसमें, है ना। थाउजेंड्स ऑफ पुअर पीजेंट आर्टिसंस एग्रीकल्चरल लेबरर्स मूव टू द सिटीज़ टू वर्क इन द मिल्स। तो कई सारे जो हज़ारों पुअर पीजेंट थे, जो गरीब किसान वगैरह थे, आर्टिसंस थे, जो आर्टिस्ट थे ना, जिनका काम छिन गया था ब्रिटिशर्स की वजह से, एग्रीकल्चरल लेबर थे जो ना एग्रीकल्चर में काम किया करते थे ना, जो ज़मीनों में, तो वो लोग सिटीज़ में चले गए थे इन जो मिल्स में काम करने के लिए। इन द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, तो कुछ जो शुरू में द टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया, जो फैक्ट्री इंडस्ट्री थी इंडिया में, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। इट फाउंड डिफिकल्ट टू कम्पीट विद द चीप टेक्सटाइल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। उनको ना डिफिकल्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो लोग, क्योंकि जो चीप टेक्सटाइल, बहुत ही सस्ता वाला जो टेक्सटाइल था,
वो इम्पोर्ट किया जाता था ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन वाले बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में इतना सारा टेक्सटाइल को प्रोड्यूस किया करते थे, इतना सारा कपड़ा बनाया करते थे, अब वो यहाँ ला करके बेच देते थे। तो वो जो रहता था सस्ता रहता था, तो वो लोग खरीद लेते थे, जो लोग थे ना वो उसको खरीदते थे। इन मोस्ट कंट्रीज़, कई सारी कंट्रीज़ में गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स। अगर हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर होती है गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी, सपोर्ट करेगी अपने लोगों को ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें, है ना। तो वैसे ही वो लोग क्या करते हैं, जब हम इम्पोर्ट करते हैं किसी चीज़ को, जैसे कि बाहर से कुछ खरीद रहे हैं तो उस पर टैक्सेस लगा देते हैं ताकि वो इम्पोर्ट जो है ना, ख़रीदा हुआ माल महंगा हो जाए और लोग जो हैं वो अपने देश की चीज़ों को ख़रीदें, है ना। तो ऐसी हैवी ड्यूटीज़ लगा देती थी, ठीक है, ताकि ना लोग इम्पोर्ट भी ना करें और करें भी तो वो महंगा हो जाए इसके लिए। पर जो हमारे यहाँ थी ना, ब्रिटेन क्यों करेगा ऐसा, वो तो अपना ही सामान बेच रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ब्रिटेन जो था तो उन लोग ना जो हमारे यहाँ से सामान ले जाते थे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया करते थे ताकि हमारा सामान वहाँ पर बिके ना, है ना। और अपना जो सामान लेकर के भारत में बेचने आते थे उस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाते थे, तो उनका सामान यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिकता था, है ना। तो इसकी वजह से एलिमिनेट हो गया था कंपटीशन एंड प्रोटेक्ट कर दिया, है ना। जब ये ऐसे ना क्या करते हैं, जब ऐसे इम्पोर्ट पे टैक्स लगाया जाता है तो इससे ना कंपटीशन ख़त्म हो जाता है और जो बचा लेते हैं, जो नई नई इंडस्ट्री शुरू होती ना उनको। पर कॉलोनियल गवर्नमेंट जो इंडिया में थी, उन्होंने ऐसा प्रोटेक्शन करने से मना कर दिया हमारे यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज़ को। वो क्यों करेंगे वाला ऐसा, है ना, क्योंकि वो लोग तो अपना ही सामान ला करके यहाँ पर बेच रहे थे। द फर्स्ट मेजर स्पोर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया। फर्स्ट हमको देखने मिला था जब ये ना बढ़ गया था बहुत ज़्यादा कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन इंडिया में ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तब, when the textile imports from Britain declined and Indian factories were called upon to produce the cotton to produce cloth for military supplies। अब क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से 1919 तक, ठीक है। तो इस टाइम पर क्या हुआ था, जो कॉटन जो ब्रिटेन में ना टेक्सटाइल वगैरह बनाया जाता था वो तो कम हो गया, ठीक है। उनको और ज़्यादा नीड लग रही थी कि क्लोथ वगैरह मिले, मिलिट्री की चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो ना हमारे यहाँ की इंडस्ट्री जो थी ग्रो हो गई थी, उनको काम मिलने लगा था, तो अच्छा खासा बूस्ट हो गया था हमारे यहाँ प्रोडक्शन। अभी टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में देखते हैं और वुड स्टील के बारे में देखते हैं। वी बिगिन द स्टोरी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ना, इंडियन स्टील एंड आयरन मेटलर्जी, बाय रिकाउंटिंग द फेमस स्टोरी ऑफ टीपू सुल्तान हु रूल्ड मैसूर टिल 1799। 1799 तक मैसूर में टीपू सुल्तान, जिनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहते थे, उन्होंने वहाँ पर राज किया था, बहुत ही पावरफुल रूलर थे, है ना। तो ब्रिटेन ने क्या किया था कि मतलब कि हमारे यहाँ के लोगों को भी साथ में मिला करके जो राजाओं को हराया करते थे वो, है ना। और जो जैसे कि उनका कमांडर हो गया, राजा के जो भरोसे वाले लोग होते थे ना, उनको वो उनसे छीन लेते थे, उनको ना ब्राइब वगैरह दे करके, घूस दे करके कि तुमको राजा बना देंगे, ऐसा कर देंगे। तो उन लोगों को राजा के खिलाफ़ किया करते थे, है ना। जैसे कि मराठा हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, सब ने इकट्ठा एकदम अटैक किया था इनके ऊपर। तो इन्होंने 4 वॉर लड़ी थी ब्रिटिशर्स के साथ में, और फिर लड़ते लड़ते ही जो अपनी जो जान दे दी थी, है ना। तो इनकी तलवार इनके हाथ में थी, तो इनकी तलवार है ना बहुत ही शानदार है, ठीक है। टीपू की सवार ना जो 18th सेंचुरी जो लेट है ना तब बनाई गई थी। रिटन इन अ गोल्ड ऑन स्टील हैंडल ऑफ टीपू स्वाट फॉर कोटेशन फ्रॉम कुरान। कुरान से एक कोटेशन लिखी है उनके जो तलवार में, ये जो है ना, ये तो टाइगर बनाया गया उनके हैंडल पे, ये देखो, ये जो है ना, ये टाइगर बनाया गया है। टीपू की जो सुल्तान की तलवार है ना जो, तो ये बहुत ही शानदार है। ये लोग ना जो टीपूस लेजेंडरी स्वार्ड जो तलवार, तो वो ना कलेक्शन है म्यूज़ियम में इंग्लैंड की। इंग्लैंड वालों के म्यूज़ियम में क्या भरा होगा कि बताओ सोच के। इंग्लैंड वालों के म्यूज़ियम में ना ज़्यादातर चीज़ें जो है ना बाहर की भरी हुई हैं, ठीक है। वो ना अलग अलग देशों पे जो राज करते थे तो वहाँ से चीज़ें उठा उठा के लेकर के चले गए। ऐसे ही हमारे यहाँ से टीपू सुल्तान ने एक टाइगर बनाया था। एक टाइगर था जो कि ना ब्रिटिश के आदमी को खा रहा था, है ना। तो वो वाला हमने आपको पिक्चर दिखाया भी था पहले वाले चैप्टरों में। तो वो टाइगर भी ये लोग उठा कर ले गए, टीपू सुल्तान की तलवार भी उठा कर के ले गए, और बहुत ही जैसे कि कोहिनूर भी हमारा लेकर के चले गए ना। तो बहुत सारी चीज़ें लेकर के चले गए ब्रिटिशर्स, है ना, लूट के गए थे पूरा। वट डू यू नो वाई द स्वॉर्ड वॉज सो स्पेशल। बताओ अच्छा, ये जो इनकी तलवार इतनी स्पेशल क्यों है। द स्वॉर्ड हैड एन इनक्रेडिबली हार्ड एंड शार्प एज। तो इतनी ज़्यादा हार्ड और शार्प एज है, मतलब कि इसकी इतनी ज़्यादा पैनी है, ये बहुत ही अच्छी है, जो कि ना ये अपोनेंट की ना आर्मर को एकदम ना काट दी एकदम। जो ब्रिटिशर्स का, जैसे कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं, जो अपोनेंट, कोई भी अपोनेंट हो, ठीक है, चाहे वो ब्रिटिशर्स भी हो, तो उनका जो कवच होता है ना, प्रोटेक्ट करता है उनको, तो उसको भी तोड़ देती है ये तलवार। इतनी शार्प है, इतनी ज़्यादा ना पैनी है, नुकीली है। तो वो जो स्टील विद व्हेन मेड इनटू अ स्वॉर्ड, जब वो स्टील का हम जो ना तलवार बनाई जाती थी तो उसको वेरी शार्प, बहुत ही ज़्यादा शार्प एडिज को दी जाती थी उसकी, विद अ फ्लोइंग वाटर पैटर्न। दिस पैटर्न केम फ्रॉम वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल एम्बेडेड इन द आयरन। तो जो ये ना बनाई जाती थी
ये जो तलवार है इतनी पेनी है क्योंकि ना इसमें कार्बन की जो जो क्वांटिटी होती थी ना, जो मात्रा होती थी वो ज़्यादा रहती थी। और ये जो पैटर्न है स्मॉल कार्बन, जो कार्बन है ना, आयरन के अंदर से कार्बन निकाल करके इसको डाला जाता था इसमें। तो इस तरीके से इतनी पेनी तलवार बनाते थे ये लोग, इतनी शानदार कला थी हमारे यहाँ, जो ना पूरे साउथ इंडिया में प्रोड्यूस की जाती थी, पूरे साउथ इंडिया में बनाई जाती थी ये, मतलब साउथ में बनाई जाती थी। फ्रांसिस बुचाना हु टूर्ड सॉरी टूर्ड जो फ्रांसिस बुचाना था ना, वो पूरी टूर किया था, मैसूर में घूमा था 1800 में, अ ईयर आफ्टर, जब भी 1799 में ना टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद में ये फ्रांसिस बुकाना थे, तो ये ना पूरे में घूमे थे टीपू सुल्तान की डेथ के बाद में। हैज़ लेफ्ट एज एन अकाउंट ऑफ द टेक्निक बाय विच वुड स्टील वॉज प्रोड्यूस्ड इन मेनी हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेसेस इन मैसूर। तो उन्होंने बताया कि मैं घूमा था, ठीक है, तो उन्होंने लिखा अपना जो कि मैं घूमा था, तो वहाँ पर उन्होंने टेक्निक भी देखी कि कैसे लोग बनाया करते थे इसको, वो जो स्टील की तलवार को, ठीक है। तो पहले क्या करते थे लोग, फर्नेसेस में जो भट्टी वगैरह होती थी ना, उसमें आयरन को मिक्स कर देते थे चारकोल के साथ में, और फिर ना उसको इनसाइड स्मॉल क्ले पॉट, जो क्ले का पॉट होता था, उसमें रख देते थे। थ्रू एन इंट्रिकेट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर को कंट्रोल करते थे कि ज़्यादा ना हो जाए। स्मेल्टर्स प्रोड्यूस करते थे स्टील इंगट्स को दैट आर यूज फॉर द स्वॉर्ड मेकिंग नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन वेस्ट सेंट्रल एशिया में टू। तो मतलब कि वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी बनाई जाती थी। समझ गए ना कैसे बनाते थे, बनानी तो नहीं है पर फिर भी जो एक ना दिया हुआ है तो बता दिया। जो भट्टियाँ होती थी ना, उसमें क्या करते थे लोग, आयरन को मिला देते थे चारकोल के साथ में, और उसको क्या करते थे क्ले पॉट में, जो मिट्टी होती ना उसके बर्तन में मिट्टी के पॉट में रख देते थे, और फिर ना कंट्रोल करते थे टेम्परेचर वगैरह। फिर स्मेल्टर स्टील इग्नेट्स को यूज़ करते थे सो आर्ट मेकिंग में, नॉट जस्ट इंडिया, वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी बनाया जाता था इसको। वो जो है ना एंग्लाइज वर्जन है जो कन्नडा वर्ड उक्कू जो वर्ड है, कन्नडा लैंग्वेज है ना, कर्नाटका में बोली जाती है, तो उसका वर्जन है वुड्स, ठीक है, जो इंग्लिश में उन लोग वुड्स कह रहे हैं इसको, कन्नडा में उक्कू कहते हैं, तेलुगु में हुक्कू कहते हैं, ठीक है, एंड तमिल एंड मलयालम में इसको उरुक्कू कहते हैं, जिसका मतलब होता है स्टील, सबका मतलब होता है स्टील, ठीक है। इंडियन वुड्स स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट। तो इंडिया का जो वुड स्टील है ना, उसने बहुत ज़्यादा लोगों को ना, जो यूरोपियन साइंटिस्ट थे वो लोग ना इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे, बहुत ही अच्छा लगा था उनको ये, ठीक है। मिकाइल फेराडी द लेजेंडरी साइंटिस्ट डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो ये जो थे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्पेंड 4 years स्टडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन वुड्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, देखो इंडिया का वो जो स्टाइल इन लोग को बहुत पसंद आया था, यूरोपियन साइंटिस्ट ना बहुत ज़्यादा ये ना जो अट्रैक्ट हुए थे इससे। तो मिकाइल फेराडी थे, तो इनके ना लेजेंडरी साइंटिस्ट थे, अच्छे खासे साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो ये ना इन्होंने 4 साल अपने बता दिए थे इंडिया के वुड स्टील को जो पढ़ने में, मतलब अपना जो इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब कुछ जानकारी लेने के लिए, 1818 से 1822 तक, ठीक है। वो जो स्टील मेकिंग प्रोसेस विच वॉज सो वाइडली नोन इन साउथ इंडिया, तो वो जो स्टील मेकिंग प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा साउथ इंडिया में जानी जाती थी, ठीक है, किस तरीके से ये वो जो स्टील बनाया जाता था, वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। तो ये ना पूरी तरीके से मिट गई क्योंकि लोगों ने बंद कर दिया था ये सब करना। तो ऐसा करना बंद क्यों कर दिया था, मतलब ये सब बनाना जो तलवारें थी, क्योंकि ना जो स्वार्ड्स और आर्मर मेकिंग इंडस्ट्री जो थी वो ना ख़त्म हो गई थी पूरी तरीके से, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कब्जा कर लिया। इंपोर्ट करने लगे थे आयरन एंड स्टील इंग्लैंड से, एंड डिस्प्लेस हो गया आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस्ड बाय क्राफ्ट पीपल इन इंडिया। जो अब आयरन एंड स्टील क्या हो रहा था, बाहर से जो इम्पोर्ट करने लगे थे ब्रिटेन से, है ना। तो हमारे यहाँ का जो जो लोग मेहनत किया करते थे उनका रोज़गार छिन गया, वही जो क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के साथ जैसा हुआ था, ठीक है। और राजा महाराजा तलवारें रखा करते थे, ठीक है, तो ये भी रीज़न था। अब कौन रखेगा, है ना, ब्रिटिशर्स वो बंदूक वगैरह यूज़ करते हैं, आर्मर, है ना, इसकी वजह से भी थोड़ा लॉस देखने को मिला। अबंडेंट फर्नेसेस इन द विलेजेस, अब ना कई सारी जो भट्टियाँ थी गाँव में जिसमें आयरन बनाया जाता था, ठीक है, तो उसको ना छोड़ दिया गया था, वो उजड़ गई थी, एकदम ना बर्बाद हो गई थी। प्रोडक्शन जो वो स्टील का था उसमें हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक चाहिए रहती थी, टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन। तो ना बहुत ही अच्छी टेक्निक, जो स्पेशलाइज टेक्निक होती थी, जिससे ना वो लोग जो स्टील को बनाया करते थे। बट आयरन स्मेल्टिंग इंडिया में बहुत कॉमन थी एंड ऑफ 19th century तक, मतलब 1800 तक बहुत ही कॉमन थी ये। फिर उसके बाद में बिहार और सेंट्रल इंडिया में, अगर देखें तो बिहार सेंट्रल इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में स्मेल्टर हुआ करते थे, क्योंकि ना वहाँ पर डिपॉजिट थे आयरन ओर के, मतलब कि वहाँ पर नेचुरली पाया जाता था आयरन ओर। तो वहाँ पर ना बिहार और सेंट्रल इंडिया में स्मेल्टर्स भी बहुत सारे थे, जो कि ना वो स्टील को बनाया करते थे, ठीक है। तो वो लोग ना कई सारे टूल्स बनाया करते थे आयरन से, जो कि डेली यूज़ के होते थे। द फर्नेसेस वर मोस्ट ऑफन बिल्ड ऑफ क्ले, जो फर्नेसेस होती थी उसको ना क्ले से बनाया जाता था, और सन ड्राइड ब्रिक्स। फर्नेसेस जो कि भट्टियाँ हैं उसको कैसे बनाते थे, उसको बनाते थे क्ले से, और सन ड्राइड ब्रिक्स मतलब कि जो ना सुखाई गई ईंटें होती थी उससे बनाते थे। अब जो स्मेल्टिंग होती थी वो वाला काम ना क्या करते थे, वो मेन किया करते थे, एंड विमेन जो होती थी वो विलो को पंप करती थी, जिससे ना चारकोल जलता रहता था। वो ऐसा होता ना, पाइप जिससे हवा देते हैं तो ना जो आग जलती रहती है ना, तो उसके लिए वो वाला काम विमेन करती थी। आयरन स्मेल्टर ये पलमाओ बिहार का दिया गया है। विलो ना एक डिवाइस होता है, इक्विपमेंट दैट पंप एयर, ऐसा है ना। तो फिर यहाँ से
ये ना विलेज दिया गया है सेंट्रल इंडिया का, वेयर अग्रियाज, तो कम्युनिटी थी आयरन स्मेल्टर्स की जिनको अग्रियाज कहते थे, वो यहाँ पर रहते थे सेंट्रल इंडिया में। कुछ कम्युनिटीज़ जो अग्रियाज जैसे कि होती थी, तो वो ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड स्किल हुआ करती थी उनके पास में, ठीक है, जो क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग, तो वो काम वो बहुत अच्छे से करते थे। इन द लेट 19th century सीरीज ऑफ फेमाइन डिवास्टेटेड द ड्राई ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, तो बहुत ज़्यादा ना सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, जिससे ना वहाँ के जो लोग थे वो भी परेशान हो गए थे, सूखा पड़ गया था एकदम जो पूरी जगह पर। इन सेंट्रल इंडिया मैनी ऑफ द अग्रियाज आयरन स्मेल्टर ने काम करना बंद कर दिया था। कई सारे जो अग्रियाज जो थे उन्होंने डिजर्टेड द देयर विलेजेस एंड माइग्रेटेड, वो अपने विलेजेस को छोड़ करके चले गए थे, है ना, कहाँ चले गए थे, दूसरी जगह चले गए थे ताकि वर्क मिल सके उनको, ताकि वो जिंदा रह सके, है ना। तो बहुत सारे लोग जो थे दूसरे काम करने लगे थे और फिर उनने अपनी भट्टियों में फिर से काम नहीं किया। By the late 19th century, however, the craft of iron smelting was in decline. In most villages, furnaces fell into use and the amount of iron production came down. तो लेट 19th century तक जो क्राफ्ट आयरन प्रोडक्शन का था ना, जो स्मेल्टिंग वगैरह किया करते थे, वो तो सब ना बंद हो गया था, एकदम कम हो गया था। कई सारे विलेजेस जो थे फर्नेसेस जो थी डी यूज़ हो गई थी, मतलब कि कोई यूज़ ही नहीं कर रहा था, वो ना ऐसी पड़ी हुई थी भट्टियाँ। द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस जो था एकदम ना नीचे गिर गया था, जितना भी आयरन वो प्रोड्यूस करते थे अब नहीं होता था उतना। तो ऐसा क्यों हुआ? एक रीज़न तो हमने देखा था कि न्यू फॉरेस्ट लॉ आ गए थे हमारी कंट्री में। चैप्टर 4 में भी हमने देखा था, बहुत सारे ना फॉरेस्ट लॉ लेके आ गए थे, लोगों को फॉरेस्ट में एंटर नहीं करने देते थे, उनको रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया था फॉरेस्ट में, है ना। अब वो फॉरेस्ट में ही जाकर के आयरन वगैरह लेकर के आते थे ढूंढ के, है ना। व्हेन द colonial government prevented the people from entering the reserve forest, how could the iron smelters find the wood for charcoal? अब देखो आयरन से ना colonial गवर्नमेंट थी, उन्होंने ना प्रिवेंट किया, लोगों को जाने ही नहीं दिया फॉरेस्ट में, ठीक है। तो अब आयरन तो फिर भी मिल जाता उनको, पर जो चारकोल थी ना वो कैसे मिलती? आयरन स्मेल्टर जो थे उनको ना लकड़ी चाहिए होती चारकोल के लिए, है ना, तो वो नहीं मिलती थी जलाने के लिए, चारकोल लकड़ी का यूज़ करते थे वो भट्टियों में, फिर आयरन को पिघलाते थे। बेयर कोल्डी कहता है आयरन और, अब आयरन और कहाँ से मिलेगी उनको, ठीक है, अब वुड नहीं मिल रही, अब आयरन और कहाँ से मिलेगी? क्योंकि जो उनके जो फॉरेस्ट लॉ थे ना, अगर वो उनको नहीं मानते लोग, तो ना वो एंटर भी कर जाते फॉरेस्ट में सीक्रेटली, एंड कुछ लकड़ियाँ भी कलेक्ट कर देते। दे कुड नॉट सस्टेन देयर ऑक्यूपेशन ऑन दिस बेसिस फॉर लॉन्ग। अब जो लोग थे वो एंटर भी कर जाते फॉरेस्ट में, अगर नहीं मानते फॉरेस्ट लॉज को, तो भी थोड़ी बहुत लकड़ियाँ वगैरह कलेक्ट करके लाते हैं ना, ले आते। पर कितनी दिन तक ये चलता है ना, तो वो उनकी ऑक्यूपेशन, उनका जो काम था वो नहीं चल पा रहा था इससे। मैंने गिव अप देयर क्राफ्ट, बहुत सारे लोगों ने अपना जो काम था वो छोड़ दिया, एंड ना दूसरी जगह पर काम करने लगे ताकि उनकी ज़िंदगी चल सके, है ना। इन सम एरियाज ऑफ द गवर्नमेंट इन सम एरियाज ऑफ द गवर्नमेंट इट ग्रांट एक्सेस टू फॉरेस्ट, कुछ एरियाज़ में गवर्नमेंट ने ना बोले, ठीक है, अलाउ किया था कि फॉरेस्ट में आप जा सकते हो, बट द आयरन स्मेल्टर को उनमें ना पे करना पड़ता था बहुत ज़्यादा टैक्सेस टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर एवरी फर्नेस दे यूज़। तो हर भट्टी को जो यूज़ करते थे, भट्टी में काम करते थे, उसके लिए भी उन लोगों को आयरन स्मेल्टर्स को टैक्स पे करना पड़ता था, जिससे ना उनकी इनकम भी कम हो जाती थी, तो कोई फ़ायदा का काम लग नहीं रहा था उनको। मोर ओवर बाय द लेट 19th century आयरन एंड स्टील हैज़ बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। अब लेट 19th century में आयरन एंड स्टील ना इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया था, मतलब कि ब्रिटेन से हमारी जगह, हमारे भारत में इम्पोर्ट होने लगा था, आने लगा था आयरन एंड स्टील, ठीक है, तो वह बाहर से आने लगा। तो फिर आयरन स्मिथ जो इंडिया के थे, लोहार जो थे इंडिया के, बिगिन यूजिंग द इम्पोर्टेड आयरन टू मैन्युफैक्चर यूटेंसिल इम्प्लीमेंट, तो जो आयरन जो स्मिथ थे, लोहार थे, वो ना क्या करने लगे, जो बाहर से आया हुआ आयरन था उसको यूज़ करने लगे ताकि मैन्युफैक्चर कर सके जो बर्तन वगैरह हैं और दूसरी चीज़ें हैं उसको। दिस इनएविटेबली लोवर द डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूस बाय लोकल स्मेल्टर। इससे क्या हुआ, जो लोकल स्मेल्टर थे, जो लोकल जो लोग थे ना, जो आयरन बनाया करते थे, तो सॉरी, इस आयरन को ना पिघलावा करके यूज़ करके दिया करते थे लोगों को, जो आयरन स्मिथ थे उनको, तो उनकी डिमांड तो कम हो गई, क्योंकि अब आयरन स्मिथ तो बाहर से इम्पोर्ट किए वाला आयरन को यूज़ करने लगे, है ना। बाय द अर्ली 20th century आर्टिसंस प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील, तो उनको ना बहुत ज़्यादा न्यू कंपटीशन फेस करना पड़ा, तो ये भी बंद हो गया फिर धीरे धीरे करके। आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। अब आयरन एंड स्टील फैक्ट्री भी आई इंडिया में। द ईयर वॉज 1904 में। तो फिर क्या हुआ, इन द हॉट मंथ ऑफ अप्रैल के टाइम पर चार्ल्स वेल्ड, एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, एंड दोराबजी टाटा, द एल्डेस्ट सन ऑफ द जमशेदजी टाटा, वर ट्रैवलिंग इन छत्तीसगढ़ इन सर्च ऑफ आयरन डिपॉजिट। अब जो 1904 में क्या हुआ था, एक अमेरिकन के जियोलॉजिस्ट थे जो कि ना ज़मीन वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं, उसके अंदर की ज़मीन के अंदर के बारे में। तो ना चार्ल्स वेल्ड और दोराबजी टाटा के जो बड़े बेटे थे जमशेदजी टाटा, तो वो लोग ना ट्रैवल किए थे, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में गए थे वो लोग सर्च करने के लिए आयरन और डिपॉजिट, कि उनको कहीं आयरन और मिल जाए। उन्होंने बहुत सारे कई महीने निकाल लिए थे, कॉस्टली वेंचर लुकिंग फॉर द सोर्स ऑफ आयरन, गुड सोर्स ऑफ गुड आयरन और टू सेट अप अ मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया। तो उनको ना रॉ मटेरियल चाहिए था, आयरन और चाहिए थी, खदान जहाँ से ना वो आयरन को निकाल सके और आयरन एंड स्टील प्लांट लगा सके इंडिया में। जमशेदजी टाटा हैड डिसाइडेड टू स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून टू बिल्ड अ बिग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। तो उनको ना एक बड़ी सी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगानी थी, वो अपनी ना इनकम का बहुत सारा पैसा खर्च करने को तैयार थे अपनी प्रॉपर्टी का, ताकि ना वो एक आयरन एंड स्टील प्लांट लगा सके इंडिया में। पर उसके लिए ज़रूरी था कि उनको ना फाइन क्वालिटी का अच्छा आयरन और मिले, ठीक है।
एक दिन वो बहुत सारा वो घूमते रहे फॉरेस्ट में कई घंटों तक। वेल्ड एंड दुराजी टाटा, तो उनको ना कुछ विलेजेस मिले। केम अपॉन अ विलेज, सम विलेज, स्मॉल विलेज, कुछ एक छोटे से गांव मिले उनको। फाउंड अ ग्रुप ऑफ मैन, कुछ मैन एंड वुमेन थे, वो ना बास्केट में बहुत सारा आयरन और लिए हुए थे। दीज पीपल्स, तो उनको अग्रियाज कह रहे थे, जो कि ना क्या करते थे, आयरन स्मेल्टिंग वगैरह किया करते थे, उनकी भट्टियाँ होती थी। उनसे पूछा गया कि आप ये कहाँ से लाए हो। अग्रियाज ने बोला कि वो जो हिल है ना, तो वहाँ से लेकर के आए हैं, ठीक है, हिल इन अ डिस्टेंस, तो वहाँ से लेकर के आए हैं। वेल दुराजी वहाँ पर गए हिल आफ्टर एन एक्सॉस्टिंग ट्रैक थ्रू डेंस फॉरेस्ट, एकदम घने जंगल से वहाँ पर पहुँचे वो। और एक्सप्लोरिंग द हिल, तो जब उन्होंने हिल को अच्छा खासा ना चेक वगैरह किया पूरा, तो उनको ना मिला, तो ठीक है, तो जो दे हैड अ लास्ट फाउंड दैट दे हैड बीन लुकिंग फॉर, तो मिल गया उनको आयरन और। राजगीर हिल हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोर इन द वर्ल्ड, तो राजगीर हिल है ना, वो उन्हीं में से एक है फाइनेस्ट स्टोर पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पर ये फाइनेस्ट मतलब अच्छी वाली और पाई जाती है, आयरन और मिलता है वहाँ पर, ठीक है, खदान है। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, पर एक प्रॉब्लम थी। द रीजन वॉज ड्राई इन वाटर नेसेसरी फॉर रनिंग द फैक्ट्री, तो रीजन एकदम ना सूखा था, वहाँ पर पानी नहीं था। अब पानी तो ज़रूरी होता फैक्ट्री के लिए, ठीक है, तो फैक्ट्री नहीं थी, वो पानी नहीं था वहाँ पर। टाटास हैड टू कंटिन्यू देयर सर्च फॉर मोर सुटेबल प्लेस टू सेट अप देयर फैक्ट्री, तो उन्होंने ना फिर से उनकी सर्च शुरू हो गई कि उनको कहीं फैक्ट्री शुरू करने के लिए पानी भी ज़रूरी होगा। हवेवर अग्रियास ने उनको मदद की ताकि ना वो सोर्स ऑफ आयरन और ढूंढ सकें। दैट वो लेटर सप्लाई द भिलाई स्टील प्लांट, फिर भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया था, उसमें वो सप्लाई किया गया था आयरन और। अ फ्यू ईयर्स लेटर लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट वॉज क्लियर, ठीक है, तो बड़े से एरिया जो फॉरेस्ट का क्लियर किया गया, साफ कर दिया गया, मतलब पेड़ वेड़ काट दिए गए। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सुवर्णरेखा रिवर के पास में एक फैक्ट्री लगाई गई, एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप जमशेदपुर में, ठीक है, जमशेदपुर में ये लगाई गई फैक्ट्री। हियर देयर वाज अ वाटर नियर आयरन ओर डिपॉजिट, तो पानी भी था आयरन ओर डिपॉजिट के पास में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को केम अप बिगनिंग द प्रोड्यूसिंग स्टील इन, तो वो 1912 में उन्होंने फिर स्टील बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है, तो इस तरीके से फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लग गई थी वहाँ पर। तो ना पिक्चर भी दी गई है, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बैंक्स ऑफ सुवर्णरेखा 1914 में, ठीक है, 1940 में। टिस्को जो था वो ना सही टाइम पर एकदम कंपनी लगी थी, एकदम करेक्ट टाइम पर। ऑल थ्रू द लेट 19th सेंचुरी इंडिया ना इंपोर्ट कर रहा था पूरा आयरन स्टील जो स्टील होता है, दैट मैन्युफैक्चर इन ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में पूरा स्टील बनाया जा रहा था और इंडिया में इंपोर्ट किया जा रहा था। एक्सपेंशन हो रहा था रेलवे का इंडिया में, तो उसके लिए भी ह्यूज मार्केट था, रेल्स के लिए भी, फॉर ब्रिटेन प्रोड्यूस हैड अ ह्यूज मार्केट फॉर रेल्स दैट ब्रिटेन प्रोड्यूस, तो ना बहुत ही ज़्यादा मार्केट भी था, अच्छी खासी डिमांड भी थी आयरन स्टील की, तो सही टाइम पर एकदम उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी। फॉर अ लॉन्ग वाइल ब्रिटिश एक्सपर्ट्स एंड इंडियन रेलवे वर अनविलिंग टू बिलीव दैट गुड क्वालिटी स्टील विल बी प्रोड्यूस इन इंडिया, तो जो ब्रिटिश एक्सपर्ट थे ना, जो इंडियन रेलवे में काम कर रहे थे, तो उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि अच्छी क्वालिटी का स्टील हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो सकता है इंडिया में। बाय द टाइम टिस्को वॉज सेटअप द सिचुएशन वॉज चेंजिंग, जब टिस्को ना सेटअप की गई थी, तो ना सिचुएशन एकदम चेंज होती जा रही थी, क्योंकि 1912 में उन्होंने वो बनाना शुरू कर दिया था, है ना, जो अपना काम फैक्ट्री में। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था शुरू 1914 में, स्टील प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड ऑफ वॉर इन यूरोप, जो स्टील प्रोड्यूस किया जाता था ब्रिटेन में, वो तो लग जा रहा था डिमांड, जो कि वॉर वगैरह हो रही थी उसमें यूज़ हो रहा था वो, है ना। सो इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश स्टील एंड ट्यूब में बहुत ज़्यादा इंडिया में कम हो गया था, जो स्टील आ रहा था ना ब्रिटिश में, वो सॉरी ब्रिटिश से इंडिया में आ रहा था जो इंग्लैंड से, तो वो ना एकदम कम हो गया। तो इंडियन रेलवे ना टिस्को से खरीदने लगी स्टील वगैरह। तो वॉर जब बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई थी, जो ना सेवरल कई सारे ईयर्स तक चली थी वो, टिस्को ना प्रोड्यूस करने लगी थी अच्छा खासा स्टील, एंड ना टिस्को हैड टू प्रोड्यूस शेल्स एंड कैरिएज व्हीकल्स फॉर द वॉर। जो गोला बारूद थे ना, तो उसका शेल होता था खोल वगैरह टाइप का, तो वो बनाने के लिए, ठीक है, और जो रेलवे के लिए ना पहिए वगैरह बनाने का भी काम जो था टिस्को को दे दिया गया। 1919 कॉलोनियल गवर्नमेंट ना खरीदने लगी थी, 90% स्टील मैन्युफैक्चर किया जाता था टिस्को, मतलब टिस्को का 90% स्टील कॉलोनियल गवर्नमेंट खरीदने लगी थी। ओवर टिस्को जो ना बन गई थी बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री ब्रिटिश एम्पायर के अंदर उस टाइम पर, वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। इन द केस ऑफ आयरन एंड स्टील हमने देखा कि इज इन द केस ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन अकर्ड ओनली व्हेन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइन, तो हम देख सकते हैं जैसे कि आयरन स्टील या फिर कॉटन टेक्सटाइल का भी जब कम हो गया था ना ब्रिटिश का जो इंडिया में खरीदा जाता था, जो इम्पोर्ट था, तभी ना इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ निकल पाई थी, आगे बढ़ पाई थी, एंड द मार्केट फॉर इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज़ हुआ था। दिस हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, और उसके बाद में हुआ था। एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ता गया, इंडस्ट्रियल क्लास और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई, ठीक है, नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हमारे देश के लिए प्यार था वो सब बढ़ता गया, ठीक है, आज़ादी की जो चाह बढ़ती गई, तो इंडस्ट्रियल क्लास भी ना स्ट्रॉन्ग होती गई बहुत ज़्यादा। डिमांड फॉर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकम लाउडर, अब गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन चाहती थी इंडस्ट्रीज़, क्योंकि बाहर से सामान आएगा तो इनका सामान नहीं खरीदेंगे कोई, तो वो भी बढ़ती गई थी। द स्ट्रगल टू रिटेन इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया, तो ना द ब्रिटेन गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हैड टू कंसीड मैनी ऑफ दीज डिमांड इन लास्ट डिकेड्स ऑफ कॉलोनियल रूल, तो ना अपना ब्रिटिश छोड़ना नहीं चाहता था इंडिया को, इतनी मतलब रिच कंट्री, अब वो ना कंट्रोल करना चाहता था पूरा रिसोर्सेज, यहाँ से लूटना मारना और चाहता था लूटना, तो ना तो वो छोड़ना नहीं चाहता था, तो ना फिर उनको थोड़ी थोड़ी डिमांड माननी पड़ रही थी इंडिया की, है ना।
धीरे धीरे करके कि चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। है ना, यहाँ पर पिक्चर दी हुई है एक्सपेंशन एट द एंड ऑफ वॉर। तो ना टू मीट द डिमांड्स ऑफ द वॉर टिस्को हैड टू एक्सपेंड इट्स कैपेसिटी एंड एक्सटेंड द साइज ऑफ इट्स फैक्ट्री। द प्रोग्राम ऑफ एक्सपेंशन कंटिन्यूड रहा वॉर। ये ना टिस्को का जब भी डिमांड वगैरह सब वॉर की उनको ना मीट करनी थी कि फुलफिल कर सके जो भी ब्रिटिशर्स की डिमांड है, जो भी उनको सामान की ज़रूरत है, तो टिस्को को और ज़्यादा अपनी बढ़ानी पड़ी थी, जो इंडस्ट्री थी फैलाना पड़ा था उसको। तो ना ये देखो यहाँ पर ना बनाई गई थी, पूरा दिखाया गया है किस तरीके से काम हो रहा है ना। हाउसेस वगैरह भी वहाँ पर बन गए थे जमशेदपुर में 1919 में, क्योंकि लोगों को वहाँ पर काम मिल रहा था, है ना। ठीक है, पावर हाउसेस, सॉरी पावर हाउसेस एंड बॉयलर, ठीक है, बॉयलर हाउसेस। ठीक है, तो ये तो हो गया। अभी देखते हैं हम एल्सवेयर में अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन जापान का। द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जापान की लेट 19th सेंचुरी प्रेजेंट अ कॉन्ट्रास्ट टू दैट इंडिया। तो एकदम अपोजिट है जो इंडिया के अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखें और जापान के इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखें। colonial state in India would expand keen to expand the market for British goods and unwilling to support the Indian industrialist। जो हमारे यहाँ ब्रिटेन था ना, वो ना अपना मार्केट बढ़ा रहा था, अपना सामान यहाँ बेचना चाह रहा था इंडिया में, और जो हमारे यहाँ के इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको ना सपोर्ट करने से एकदम मना कर रहे थे। इन जापान में उल्टा था, जो स्टेट था वो इनकरेज कर रहा था ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ को, है ना। मियाजी रिजीम, तो मियाजी के टाइम पर जब उनका शासनकाल चल रहा था, विच अज्यूम पावर इन जापान में उनकी पावर थी 1868 में। बिलीव दैट जापान नीडेड टू बी इंडस्ट्रियलाइज इन ऑर्डर टू रेजिस्ट वेस्टर्न डोमिनेशन। जापान में वो लोग देख रहे थे किस तरीके से ना कई सारी कंट्रीज़ पर ब्रिटिश ने ना, कई सारी जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने डोमिनेशन बना के रखा है, कई सारी जो कॉलोनी बना के रखी है अलग अलग देशों को। तो वो नहीं चाहते थे कि जापान में ऐसा कुछ हो, इसलिए ना उनको इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा जापान में। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है, और बढ़ावा देना पड़ेगा इंडस्ट्रीज़ को। सो इट इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ मेजर्स टू हेल्प इंडस्ट्रियलाइजेशन। उन्होंने कई सारे मेजर लेकर के आए ताकि ना कई सारे स्टेप्स लिए उन्होंने, ताकि अपनी कंट्री में वो स्टैंडर्डाइजेशन को बढ़ा सकें। पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राफ, रेलवे, स्टीम पावर, शिपिंग, ये सब भी डेवलप हुआ वहाँ पर। मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेस्ट वॉज इम्पोर्टेड। अच्छी खासी टेक्नोलॉजी उन्होंने वेस्ट से मंगाई, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं। अडेप्ट किया नीड्स ऑफ जापान, अडेप्टेड टू द नीड्स ऑफ जापान। तो उन्होंने अपनी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कई सारे काम किए। फॉरेन एक्सपर्ट्स वर ब्रॉट टू ट्रेन जापानीज प्रोफेशनल। फॉरेन एक्सपोर्ट जो ना एक्सपर्ट थे, अच्छे खासे जो ट्रेंड लोग थे, उनको बुलाया गया ताकि जापानीज प्रोफेशनल को वो ट्रेन कर सकें। इंडस्ट्रियलिस्ट वर प्रोवाइडेड विद generous loans for investment by banks to set up the government, बैंक सेटअप बाय द गवर्नमेंट, सॉरी। तो ना इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन वगैरह दिया गया, बैंक ने दिया, जो कि ना बैंक सेटअप किए गए थे गवर्नमेंट ने। लार्ज इंडस्ट्रीज वर फर्स्ट स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट एंड देन सोल्ड ऑफ एट द चीप रेट्स टू बिजनेस फैमिलीज। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट ने शुरू की और फिर ना सस्ते दामों में बेच दी फैमिलीज़ को, बिजनेस फैमिलीज़ को, ताकि हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ सके, जो ब्रिटेन में है ना, सॉरी ब्रिटेन में नहीं, जापान में, है ना। इन इंडिया colonial domination created barriers to industrialization। इंडिया में उल्टा था, colonial domination, तो ब्रिटेन नहीं चाहता था कि हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, फैक्ट्रीज बढ़े। इन जापान द फियर ऑफ फॉरेन कॉन्क्वेस्ट स्पर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जापान में डर था कि कहीं ये लोग जीत ना लें, हमारी कंट्री को गुलाम ना बना लें, तो इसलिए उन लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। बट दिस ऑल्सो मीन दैट द जापानीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फ्रॉम द बिगनिंग लिंक टू द मिलिट्री नीड्स। इसका मतलब ये भी है कि जो जापानीज़ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो मिलिट्री नीड्स को भी फुलफिल कर रहा था। ठीक है, चैप्टर हो गया है कंप्लीट। थैंक यू।